अध्याय 10 और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट न हों। उनकी नजर में यह फिलॉसफी ज्यादा है और इसमें काम की बातें कम हैं। मैं ये मानता हूं कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं हैं। मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों प्रकार के लोगों का संयोग हूं। मैं नए विचारों को पसंद करता हूं और मैं काम करना भी पसंद करता हूं। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्गदर्शक बातें जानना चाहते हैं, मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में अवकाश लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग परिणाम की अपेक्षा करें। जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए मैं पुस्तक की दुकानों में जाता हूं और अलग अलग और अनूठे विषयों पर पुस्तकें ढूंढता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूं। मैं कैसे करें पुस्तकें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैंने एक पुस्तक की दुकान में जोएल मॉस्कोविट्ज की पुस्तक 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वह पुस्तक खरीदी और पढ़ डाली। तत्काल काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था। मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के सौदों के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते हैं या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसका अनुसरण करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स ले, व्यवसाय की बारीकियों समझें। अपने 16% के प्रमाण पत्रों के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली सरकारी कर्मचारी को खोजा। मैंने ये पाया कि वह भी इनमें निवेश करती है। तत्काल ही मैंने उसे लंच का न्योता दे दिया। उसने रोमांचित होकर मुझे यह समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगहें दिखाई जहां मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी जायदादों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% की दर से ब्याज कमा रहा हूं। मुझे पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कदम उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े सौदे करने में केवल 1 दिन लगा। कक्षाओं में भाग लें और टेप खरीदें। मैं अखबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर खोजता रहता हूं। इनमें से कई मुफ्त होती हैं या उनकी फीस बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूं उस विषय पर मैं महंगे सेमिनारों में भी जाता हूं। मैं इसलिए अमीर हूं और मुझे इसलिए नौकरी करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ये बताया करते थे कि इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूं। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, हमेशा ऑफर देते रहें। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूं तो मैं कई प्रॉपर्टी देखता हूं और सामान्यतः एक ऑफर लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता। यह तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर का कड़ा देते हैं। मैं यथासंभव कम से कम काम करता हूं। मेरी एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वह, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे परंतु 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वह सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से यह बदतमीजी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था, परंतु मैं वास्तव में नहीं सोचता कि एजेंट इतना कठोर श्रम करना चाहता था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए।
उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वह आज भी सही कीमत पर सही सौदे के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। यह दुर्लभ ही है कि कोई बेचने वाला वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो वास्तविक मूल्य से कम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। उन्होंने अगर मुझे 10 सुअरों का भी ऑफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सुअर फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो यह खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह मजेदार है और यह केवल एक खेल है। ऑफर देते रहे, कोई तो कभी ही कहेगा, और मैं हमेशा अपने ऑफर में बचाए के वाक्य डाल देता हूँ। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में यह लिखता हूँ कि बिजनेस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझौता अंतिम माना जाएगा। मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं यह अजीबोगरीब वक्तव्य इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जान सके कि यह खेल कितना आसान है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंभीरता से ले लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की ही तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु जब तक आप सिंडी क्रॉफोर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें, ऑफर दें, अस्वीकार करें, सौदेबाजी करें और स्वीकार करें। यह जिंदगी में हर चीज के बारे में दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। महीने में एक बार किसी निश्चित स्थान से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट के निवेश तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी निश्चित दायरे में जॉगिंग करता था। मैं परिवर्तन को देखता रहता था। किसी भी सौदे में फायदे के लिए 2 तत्वों का होना जरूरी है, एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, परंतु परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक नहीं थे। सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं निवेश करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भांप लेता हूं लसतिस्सा हूं जो यहाँ काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचे वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी निगाह लगाए रहता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं पोस्टमैनों से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार ये देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहाँ नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे यह पूछता हूं कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूं जब मैं कसरत कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर जाने या आने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग का स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने यह पाया है कि कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो,
म्यूचुअल फंड हो, नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो, प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होती है। ग्राहक हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई खेल लगती है जैसे टॉयलेट पेपर की, तो ग्राहक दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे सामान्यतः क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो ग्राहक इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्राहक खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बाल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि यह कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक कक्षा में $500 की फर्ज देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के निवेश की कक्षा के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं, न ही समय, इसीलिए अब यह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था परंतु समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक विकल्प के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसीलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जरूरत खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते, इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और ये ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसाय ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च भी करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया सौदा कर लिया क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही न करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियों छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसर पहचानने के लिए कुछ ही चीजें हैं करता आया हूं, अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं किया और करो। जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया जा चुका है, संपत्ति के पुरस्कार को पाने से पहले आपको सक्रिय होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। उपसंहार केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। अब जब यह पुस्तक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूं। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है।
मैं नीचे दी हुई कहानी को एक एकादश से के कहानी को एक ऐसी आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 सबसे बड़ा बात 6 साल का था। यह 1991 की बात थी और उस समय फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना नकद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथ वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। यह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे $99,000 का ऑफर दिया। उसने तत्काल इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किश्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता था। 1994 में फीनिक्स में रियल एस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह इससे गंडासे की वजह से 1061 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इस अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयरहाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। उसे अब पूरा विश्वास है कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल $7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं और यह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अब भी उसके सी कॉर्पोरेशन में निवेश की हुई है।
इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज मैं लाइव सिवगी ड्रोडा या वित्ता क्वेसब्लोगी क्रूड Hoja Villa Rus Lasva Logo Wavitha Hoda is a ye Wavlo Haga Vesda Lohi है। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अब भी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लें। हर आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में भी लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफी हैं और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो जिंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, परंतु मेरी नजर में यह मूर्खतापूर्ण है। ज्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझौते में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता है। परंतु मैंने यह बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करता क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता से पहुंचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। हिंदी अनुवाद समतोचे आइदता का सयथा सोचिए क्या और अमीर बनिए। मंजुल पब्लिशिंग हाउस। काम में जुटें। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए थे, आपका दिमाग और आपका समय। यह आपके हाथ में है कि आप इनका मनचाहा उपयोग कर सकते हैं। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको वह ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करते हैं तो आप गरीब रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्य वर्ग में बने रहने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इसे अपने दिमाग में निवेश करते हैं और यह सीख लेते हैं कि किस तरह संपत्तियों को बनाया जाता है तो आप दौलतमंद होने का विकल्प चुनते हैं। चुनाव आपका है और केवल आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का विकल्प चुनते हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रही है। यह कोई और नहीं करेगा। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर निर्भर करता है जो आप आज करते हैं, आने वाले कल में नहीं। हम ऐसी कामना करते हैं कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और आप जिंदगी नाम के महान उपहार से बहुत सा सुख भोगें। रॉबर्ट कियोसाकी का एजुमर्शियल एक एजुकेशनल कॉमर्शियल। 3 तरह की आय। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अलग अलग प्रकार की आय होती है। 1 अर्जित आय, 2 निष्क्रिय आय, 3 पोर्टफोलियो आय। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वे मुझे यह सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करें। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट के निवेशों से हासिल होती है। पोर्टफोलियो आय पेपर एसेट्स से प्राप्त होती है। पेपर एसेट्स यानी स्टॉक, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो आय वह आय है जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए।
वे अर्जित आय के द्वारा अमीर नहीं बने। अमीर डैडी कहा करते थे दी सदीक इससे थे अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आप और या पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की योग्यता। वे कहते थे ये तचिकी तयम निश्चित थे अर्जित आय पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। यह एक और कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। सरकार उस आय पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं और उस आप पर कम टैक्स लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। मेरी दूसरी पुस्तक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने व्यापारिक जगत में मिलने वाले 4 तरह के लोगों के बारे में समझाया है। ये ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी कर बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग ई या एरा बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। 10 या 10 का द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 तरह के लोगों में मूलभूत अंतरों के बारे में लिखी गई है और उसमें यह भी सुझाया गया है कि किस तरह अपने क्वाड्रेंट को बदला जा सकता है। वास्तव में हमारे ज्यादातर उत्पाद ऐसे लोगों के लिए बनाए गए हैं जो वी या आई क्वाड्रेंट में हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने इस महत्वपूर्ण तथ्य को ज्यादा विस्तार से रेखांकित किया है कि अर्जित आपको निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में किस तरह बदला जा सकता है। अमीर डैडी कहा करते थे सच्चा निवेशक केवल वही करता है कि वह अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल ले। अगर आप यह जानते हैं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो निवेश करना खतरनाक नहीं है। यह केवल कॉमन सेंस की बात है। आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी, आर्थिक स्वतंत्रता और ढेर सारी दौलत की कुंजी है किसी व्यक्ति की अपनी अर्जित आय को निष्क्रिय आय और या पोर्टफोलियो आय में बदलने की दक्षता या योग्यता। यही वह दक्षता है जिसे माइक और मुझे सिखाने में मेरे अमीर डैडी ने इतना ज्यादा समय लगाया। उस योग्यता के कारण ही आज मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्वामी हैं जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती है और हम पोर्टफोलियो आय के लिए शेयर बाजार में IPO या निजी रूप से भाग लेते हैं। हमने अपनी पार्टनर शेरोन लेक्टर के साथ मिलकर यह वित्तीय बौद्धिक कंपनी भी बनाई है जो पुस्तकें, टेप और खेल बनाती और प्रकाशित करती है। हमारे सभी शैक्षणिक उत्पाद इस तरह बनाए गए हैं कि लोग वही सीख सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। वे योग्यताएं जिनके द्वारा अर्जित आपको निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। हमने जो 3 बोर्ड गेम्स बनाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं जो किसी पुस्तक से नहीं सीखी जा सकती। उदाहरण के तौर पर आप केवल पुस्तक पढ़कर कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन गेम्स कैश फ्लो 101 जो वयस्कों के लिए परिष्कृत खेल है और कैश फ्लो फॉर किड्स खिलाड़ियों को मूलभूत निवेश दक्षताएं सिखाते हैं कि किस तरह अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदला जा सकता है। वे अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये गेम्स दुनिया में अपनी तरह के अनूठे शैक्षणिक उत्पाद है जो इन सारी दक्षताओं को एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का वृहद संस्करण है और इसमें कैश फ्लो 101 के गेम बोर्ड की ही जरूरत होती है। कैश फ्लो 101 कैश फ्लो फॉर किड्स निवेश के मूलभूत सिद्धांतों को सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में परिष्कृत ट्रेडिंग तकनीकों जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, स्ट्रैडल्स इत्यादि आते हैं। कोई व्यक्ति जो इन परिष्कृत तकनीकों को समझता है पैसा कमा सकता है, चाहे बाजार ऊपर जाए, चाहे बफादारी की राह पर आए, चाहे बाजार नीचे आए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, एक सच्चा निवेशक ऊपर जाने वाले बाजार और नीचे आने वाले बाजार दोनों में ही पैसे कमा सकता है। उनके ज्यादा पैसे कमाने के कारणों में से एक यह होता है कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहा करते थे उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है।
दूसरे शब्दों में, औरात निवेशक उतना ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसा गंवाने का डर होता है। औसत निवेशक यह नहीं जानता कि वह किस तरह नुकसान से खुद को बचा सकता है, और यही कैशामली 202 में सिखाया जाता है। औसत निवेशक सोचता है कि निवेश खतरनाक है क्योंकि औसत निवेशक को प्रोफेशनल निवेशक होने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिलता है। जैसा अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बुफेट का कहना है, खतरा तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स मूलभूत निवेश और तकनीकी निवेश की बुनियादी बातें सिखाते हैं और साथ ही लोगों की इसमें मजा भी आता है। मुझे कभी कभार यह सुनने को मिलता है, आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं। अमेरिका में कैश फ्लो 101 की कीमत है $105, कैश फ्लो 202 की कीमत है $95 और कैश फ्लो फॉर किड्स की कीमत है $39.95। हमारे सभी खेल उत्पाद संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम हैं और इनमें ऑडियो कैसेट्स, वीडियोस और या पुस्तकें भी शामिल हैं। हमारी कीमतों का एक कारण यह भी है कि हम हर साल केवल एक सीमित मात्रा में ही उत्पादन करते हैं। मैं अपना सिर हिलाता हूं और जवाब देता हूं, हाँ वे महंगे हैं, खासकर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बने बोर्ड गेम्स से की जाए। और तब मैं खुद से चुपचाप यह कहता हूं, परंतु मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी महंगी कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करनी है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में अपना सारा पैसा गंवाने के आतंक में जीना है। जब इस तरह का कोई व्यक्ति ज्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता है तो मैं अपने अमीर डैडी की आवाज सुन सकता हूँ, साकोसे नसीब पसिन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस आय को किस तरह अपने पास रखा जाए और उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए, यही प्रचुर संपत्ति का रहस्य है। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, अगर आप 3 तरह की आय के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं और आप वे दक्षताएं नहीं सीखते हैं जिनसे आप इन्हें प्राप्त और सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप शायद जिंदगी भर अपनी ज्यादा मेहनत से कम आय प्राप्त कर पाएंगे। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि आपको सफल होने के लिए केवल एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेरे अमीर डैडी का विचार था कि अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है, परंतु उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और ने इन 3 प्रकार की आयों के बीच के अंतर के बारे में जाने और यह भी कि हम किस तरह की आय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए यह मूलभूत वित्तीय शिक्षा थी। 3 आयों में अंतरों को जानना और भिन्न भिन्न आय प्राप्त करने की निवेश की दक्षताओं को सीखना हर उस व्यक्ति के लिए मूलभूत शिक्षा है जो अमीर बनना चाहता है और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक खास किस्म की स्वतंत्रता जो केवल कुछ ही लोग हासिल कर पाएंगे। जैसा अमीर डैडी सबक 1 में कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। अमीर डैडी कहते थे, अर्जित आय वह धन है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जबकि निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय वह धन है इसे मैं बता सकता जिसके लिए आपका पैसा मेहनत करता है। और आयों के बीच के इस छोटे से अंतर को समझना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह जैसा रॉबर्ट फॉस्ट की कविता के अंत में है, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। सीखने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा है? 1994 वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद मैं दूसरों को अमीर डैडी की नसीहतें सिखाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। आप पढ़ने से इतना ही सीख सकते हैं, आप पुस्तक पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। मुझे अचानक समझ में आया कि अमीर डैडी ने बार बार दोहराकर मुझे सिखाया था। इसीलिए मैंने शैक्षणिक बोर्ड गेम्स को बनाना शुरू किया। मेरे विचार में जटिल विषयों को सीखने के लिए वे सबसे आसान और बेहतरीन तरीके हैं। अगर आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि किस तरह ज्यादा निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय हासिल की जा सकती है, तो आपके लिए कैश फ्लो का खेल पहला महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा को सुधारने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारे खेल उत्पाद पर रखने के लिए 90 दिन की रिस्क फ्री कोशिश कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपेक्षा रखता हूं कि आप खेल खरीदने के बाद इन 90 दिनों में अपने दोस्तों के साथ कम से कम इसे 6 बार पूरा खेलें। अगर आपको यह लगता है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा है
या यह खेल ज्यादा मुश्किल है तो आप खेल को अच्छी हालत में लौटा दें और हमें आपका पैसा वापस लौटाने में खुशी होगी। नियमों और रणनीतियों को समझने के लिए आपको खेलों को कम से कम 2 बार खेलने की जरूरत होगी। दूसरी बार के बाद खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको इसमें मजा आने लगेगा और आपका ज्ञान तेजी से बढ़ने लगेगा। अगर आप एक कैश फ्लो गेम खरीदते हैं और इसे नहीं खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत महंगा खेल साबित होगा। अगर आप इसे कम से कम 6 बार खेलते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए हर खेल एक अनमोल खेल साबित होगा। यह किताब यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों ने इसमें जो सीखा, अगर आप अपनी असली जिंदगी मुझे उतार दो, आपको कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। और आप लोग हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त भाई जिसको चाहते हैं वो सफलता हो जाए उसको भेजो। हमारा चैनल DMMS बुक पर हिंदी, तमिल, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू में भी उपलब्ध है। अगर आप जिस भाषा में सुनना चाहते हैं वह उस भाषा में सुन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। यदि आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नई पुस्तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम विभिन्न भाषाओं में HD गुणवत्ता वाली ध्वनि व सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक प्रदान करते हैं। यदि आप कोई सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करें। मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपकी पसंद के अनुसार ऑडियो बुक बनाऊंगा। धन्यवाद।